Deepika ji is a gold medalist in BA with Yoga Sastra. She has also completed MA and with the same Yoga Sastra, and she is a practicing medical doctor and yoga therapist. She successfully is running two branches of Varni Yogala in Mumbai, and for 9 years. She's such a great experienced doctor. She is a visiting faculty in for medical and yoga related subjects in various national and international institute in India and as well as abroad. She has conducted many seminars, workshops, and talks on yoga, kids yoga, Garbha Sanskar, women health, and obesity in the groups as well as in general public. So let's welcome Dr. Deepika. I would request everyone to just give a big round of applause. So what you can do, just give a round of applause with her right side of your screen. Yes, wonderful. I'll do. Okay, thank you so much, and sorry for the interruptions all of you. थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था. अब हम स्टार्ट कर देंगे. So, जैसे हमने देखा कि women's life is divided into 3 phases. First, childhood, then reproductive age, and then menopausal age. 3 भाग में जो स्त्रियों की जो लाइफ है डिवाइड होती है. पहले छोटेपन 12 साल तक जो है वो चाइल्डहुड एज कही जाती है. देन रिप्रोडक्टिव एज मीन्स हम जो पीरियड लड़की का पीरियड आना शुरू होता है उसको कहते हैं प्यूबर्टी एज. एंड देन मेनोपॉज. तो जब प्यूबर्टी एंड मेनोपॉज के बीच का जो पीरियड है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज. मीन्स शी मेंसेस स्टार्ट्स एंड मेंसेस एंड टिल जो पीरियड है उसको रिप्रोडक्टिव एज कहा गया है. तो रिप्रोडक्टिव एज जब से शुरू होती है मीन्स प्यूबर्टी एज जब से शुरू होती है लड़की की फर्स्ट मेंसेस स्टार्ट हो जाती है. तो जो फर्स्ट मेंसेस जब स्टार्ट होती है तो उसको कहते हैं मेनार्की. वो जो ऑनसेट ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब भी पहला पीरियड शुरू होता है तो उसको कहते हैं मेनार्की, राइट. एंड जब पीरियड स्टॉप हो जाता है तो उसको कहते हैं मेनोपॉज. अब ये जो टाइम है मेनार्की एंड मेनोपॉज तो उसका जो पीरियड है ना दैट इज वेरी क्रिटिकल पीरियड फॉर वुमन, फॉर द लेडी, फॉर द गर्ल्स. तो ये जो मेनार्की जब फर्स्ट पीरियड आता है उसके पहले 3-4 महीने और उसके बाद 3-4 महीने लड़कियों के लिए बहुत क्रिटिकल रहते हैं क्योंकि वो टाइम पे बहुत सारे हार्मोन चेंजेस बॉडी में होने लगते हैं. ड्रास्टिक हार्मोन चेंजेस होते हैं, बड़े पैमाने पे हार्मोन चेंजेस होने लगते हैं. तो वो हार्मोन्स की असर उसके पूरे शरीर पे होती है, न सिर्फ बॉडी पे, बॉडी लेवल पे उसके चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं. हाँ, बट मेंटल मन के ऊपर भी मेंटल इम्बैलेंस या तो थोड़ा कुछ तो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, ये सब बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं लड़कियों में. क्योंकि वो एज ऐसा है कि एक तो बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, देन इमोशनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और ऊपर से वो एज तभी लड़कियां रहती है 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड में. तो वो तब उनकी पढ़ाई का भी बहुत उन्हें टेंशन रहता है. थोड़ी अभी आजकल पढ़ाई में भी बहुत कंपटीशन वगैरह हो गए हैं तो ऐसे लड़कियों को ये सारे फेज में से कंपटीशन रहती है. पढ़ाई में ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहेगी तो उसमें उनको पार्ट लेना रहता है. तो बहुत सारे जो फेजेस है ना लड़कियों को कोप करने पड़ते हैं. तो वी शुड अंडरस्टैंड देयर बॉडी चेंजेस, मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस एंड ऑल. तो मदर्स को यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें सपोर्ट करें. अब हम देखेंगे हर एक स्टेज पे क्या क्या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं. सिंस हमारा जो ये लेक्चर है अभी वो गायनेक के रिलेटेड है. अब इसमें भी देखिए गायनेक एक पार्ट है, देन ऑब्स्टेट्रिक्स एक पार्ट है. तो ऑब्स्टेट्रिक जो पार्ट है वो क्या है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है
तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज नोन एज, एंड आफ्टर डिलीवरी तो उसको ऑब्स्टेट्रिक कहते हैं। आपने सुना होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। तो गायनेक पार्ट is this, and obstetric part means pregnancy, related to pregnancy and after delivery। तो ये सारे चीज के बारे में हम अभी यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन क्या क्या होती है, हर एक एज में हमें लड़कियों को, लेडी को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू एंड योगा पॉइंट ऑफ व्यू हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमने मेनार की बताई, तो मेनार की जो एज है तब क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, हो सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड आता है, वेरी पेनफुल मेंसेस होगा, या तो कभी किसी को, लड़कियों को लॉन्ग पीरियड है, लंबे टाइम तक है, ज्यादा दिन तक पीरियड चालू ही रहता है, ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको कहते हैं मेनोरेजिया, हैवी फ्लो, हैवी मेंसेस। कभी कभी किसी को बहुत, फिर एक पीरियड आ गया, फिर 3-4 महीने के बाद लड़की को होता है, तो हमें हमारे पास लेकर आती है, मैडम वो एक बार हो गए, लेकिन अभी 3-4 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ, तो क्या करें। ऐसे बहुत सारे, कभी फ्लो बहुत कम होता है, कभी क्लॉट्स के साथ आता है, कभी डार्क ब्लड रहता है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो दैट इज ड्यू टू हार्मोन चेंजेस। तो हमने यही देखा गया है, और मेरी भी यही एडवाइस है कि 1 साल तक, 1 ईयर, जब बेबी का, जब लड़की का फर्स्ट पीरियड शुरू होता है तब से लेके 1 साल तक जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, यस किसी किसी को होता है वेरी फ्रिक्वेंट, 15-15 दिन में आता है, 20-20 दिन में पीरियड आने लगते हैं और बहुत हैवी फ्लो रहेगा, लेकिन तब उनको ज्यादा ऐसी हार्मोनल मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। यस सिम्टोमेटिक हम कर सकते हैं कि कभी बहुत ज्यादा अगर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा कि शी मे फॉल इनटू एनीमिक, कभी ब्लड बहुत लॉस होने की वजह से एनीमिया, या तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, तो उसके लिए हमने, जब से उनका पीरियड शुरू होता है तब से उनको हमने मल्टीविटामिन देनी चाहिए, कैल्शियम देनी चाहिए, एंड विटामिन D3 3 महीने का कोर्स उनको करवा लेना चाहिए। तो ये आपकी जनरल मेडिकल एडवाइस हो गई कि मेडिसिन लेवल पे हमने क्या करना चाहिए। तो मल्टीविटामिन चालू रखिए, कैल्शियम आप 3 महीने तक चालू रख सकते हैं, एंड विटामिन D3 टैबलेट वंस इन अ वीक, ऐसे करके 4 गोली का उनको कोर्स करवा सकते हैं, ताकि जो भी हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है तो उनका उनको ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं होगी, नहीं तो डेफिशिएंसी आने की वजह से उनको फिर बोन्स से भी प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह आगे जाके हो सकता है। तो ये उनका न्यूट्रिशन लेवल उनका मेंटेन ये दवाई की वजह से हो जाएगा। सेकेंड थिंग, फूड, हमने फूड पे क्या ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड। फूड पे हमने बहुत ध्यान रखना चाहिए लड़कियों का, कि उसे अभी यही हो गया है कि बाहर का खाना, जंक फूड खाना, लेकिन थोड़ा आप उनको समझाए, कंट्रोल करिए, क्योंकि फूड इज द मेन बॉडी बिल्डिंग, जो हमारा शरीर है फूड से ही बनता है ना, जो हम खाते हैं उसी से तो शरीर बनता है। तो आयुर्वेद में भी एक ऐसे दिया गया है कि रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि एंड शुक्र, ऐसे करके 7 चीजें हैं, वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बनती है बॉडी में। तो जो हम रस से ही सारे टिश्यूज बनते हैं, जो हम खाना खाते हैं, चबा के खाते हैं, तो उससे जो रस बनता है उसी से सारा न्यूट्रिशन बॉडी को मिलता है। तो सात्विक फूड, जब भी लड़की का पीरियड का टाइम है, सपोज 7 तारीख है कि 7 तारीख को उसका पीरियड आने वाला है, तो 8 से 10 दिन पहले उनका फूड आप एकदम सात्विक कर दो, एकदम जरा भी तीखा तला हुआ बाहर का नहीं, स्पाइसी नहीं, एंड लाइक ब्रेड, पाव, बटर, ये सब उसका हम डिस्कस करेंगे क्या इफेक्ट होती है उससे। तो ये सारी चीजें हमने उसको कम, सिंपल दाल चावल भाजी चपाती ऐसा फूड उनको देने दीजिए, क्योंकि काफी पेशेंट मेरे पास लड़कियां बहुत आती है कि मैडम बहुत दर्द हो रहा है, एकदम रोती हुई आएगी, पेट पकड़ के आएगी, मैडम बहुत दर्द हो रहा है, एक इंजेक्शन लगा दो। तो फिर मैं तभी तो उनको मैं ट्रीटमेंट दे देती हूँ, लेकिन उनको फिर मैं काउंसिल करती हूँ, समझाती हूँ कि तुझे अगर ये दर्द से मुक्त होना है, तुझे अगर ये दर्द
नहीं चाहिए ड्यूरिंग पीरियड, या तो बिफोर, एक दिन पहले भी कभी किसी को दर्द होता है और कभी किसी को 4-4 दिन भी रहता है। तो उनको मैं यही काउंसिल करके उनको एडवाइस करती हूँ कि आप 1 हफ्ते पहले फूड पे कंट्रोल करिए। मैं उनको लिख के देती हूँ पेपर पे कि ये चीजें तेरे को नहीं खानी है 1 हफ्ते पहले से। तो फिर उनका नेक्स्ट पीरियड जो आता है ना, 50 to 60% उनको सिर्फ फूड पे चेंज करने से फर्क पड़ गया है। ये मैं मेरे अनुभव का, इतने सालों की जो मेरी प्रैक्टिस है उसे जो मैंने अनुभव किया है वो ही मैं आपको बता रही हूँ। कोई बुक में लिखा गया वो चीज मैं आपको नहीं बता रही। तो फूड इज द मेन। क्यों फूड पे चेंजेस लाने से क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में है ना 5 प्रकार के वायु है। अब यहाँ काफी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो तो सब जानते हैं क्योंकि हमारा ये प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल गर्भ संस्कार टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी मैं चलाती हूँ। बाकी टीचर ट्रेनिंग, योग के टीचर ट्रेनिंग कोर्स भी हम वर्णी योगालया के थ्रू चलते हैं। तो वो स्टूडेंट को भी मैं समझाती हूँ एंड उनके फीडबैक भी मुझे मिलते हैं कि यस मैडम, हमने ये हमारे स्टूडेंट को एडवाइस किया तो ये उसको फायदा हो गया। तो एट दैट लेवल ऑल्सो, टीचर के लेवल पे भी आप अपने स्टूडेंट को ये एडवाइस कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में 5 प्राण है। हाँ, प्राण ये हमारे चेस्ट के पार्ट में है। उदान जो है हमारे क्लेविकल बोन के ऊपर है। समान मिडिल पार्ट में है। एंड अपान नीचे अम्बेलिकल, हमारे नाभि के जो नीचे का पार्ट है वो समान पार्ट है, सॉरी अपान वायु का पार्ट है। एंड हाथ पैर पे और पूरे शरीर में व्यान वायु डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नाभि के नीचे का जो अपान वायु पार्ट है, अपान वायु जो वात है, वो अपान वायु का काम है कि सारी नीचे की मूवमेंट को नॉर्मलाइज करना। नीचे की मूवमेंट मीन्स कौन कौन सी मूवमेंट होगी? अपान वायु का काम क्या है? पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, समाइनल इजैक्यूलेशन, देन डिलीवरी होना, बेबी का बर्थ होना, यूरिन, ये सारी जो नीचे की जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारी, तो उत्सर्जन तंत्र जिसको कहते हैं, वो पार्ट, वो जो काम है वो अपान वायु का। तो अपान वायु में कहीं ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? वो अटकाव हो जाएगा। सपोज आप ले लो कि कोई ये ट्यूब है, ट्यूब में एयर भरी हुई है, तो पानी फ्लो होगा? नहीं होगा, हमें पहले एयर निकालनी होगी तभी पानी इजीली फ्लो होगा। तो वही सिस्टम है हमारे शरीर में भी, वही सिस्टम है कि अगर वात का अटकाव आ गया है तो वो फ्लो बराबर होगा नहीं, एंड इट क्रिएट्स पेन। डिसमेनोरिया 99% लड़कियों को है। इवन आफ्टर डिलीवरी भी डिसमेनोरिया वाले पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो यही कारण है, और कोई कारण, मोस्टली 99% यही कारण होता है कि उनका अपान वायु डिस्टर्ब है। अब अपान वायु को सही करने के लिए हमें 1 हफ्ता चाहिए। 1 हफ्ता हमने फूड, सिंपल फूड लेना है, सादा फूड लेना है। और फूड के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? यस, अगर लड़की को कॉन्स्टिपेशन है तो उनको हम त्रिफला जैसी टैबलेट दे सकते हैं। वार्म वाटर, यस, वार्म वाटर इज वेरी गुड, वेरी गुड। तो सुबह दोपहर शाम 1-1 ग्लास उनको 1 हफ्ते पहले आप गर्म पानी पिलाइए, तो भी उनका अपान वायु बराबर से हो जाएगा। तो ये 2 चीज मैंने आपको बताई कि अपान वायु वो क्लियर करने के लिए। हाँ, लेकिन एक ये है कि कोई बोलेगा कि अरे त्रिफला लेने से तो वो तो जुलाब हो जाता है, वो कैसे ये होगा अपान वायु पे? ऐसा नहीं है कि जुलाब हो जिसको है उसका अपान वायु बराबर है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि उससे गैस कम हो जाता है, गैस का अटकाव कम हो जाता है। सर्टेन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है। अगर किसी को कोई कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे ऐसी त्रिफला वगैरह नहीं लेनी, तो हम ऐसे उनको आयुर्वेदिक सर्टेन मेडिसिन देते हैं कि उसका अपान वायु बराबर से करे। योग में क्या सॉल्यूशन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि योग में यही सॉल्यूशन है कि काफी सारे ऐसे आसन है जो पेट के ऊपर, आपके योगा टीचर है जो मुना बेन भी काफी सारे योगा क्लासेस पर्सनल कोचिंग करते हैं, निधि बेन भी लेते हैं, वो सिंगापुर से है। तो ये भी सारे एब्डोमिनल कंप्रेशन वाले जो आसन है वो उसके ऊपर हेल्पफुल रहेंगे। देन टॉप्सी टर्वी पोस्चर,
जो अपसाइड डाउन पोस्चर है, सपोज शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सारे जो आसन है वो भी अपान वायु को करेक्ट करेंगे। विपरीत करणी मुद्रा है, ये सारे आसन उसमें हेल्पफुल होंगे। देन अपना हमारी शुद्धि क्रिया है, शुद्धि क्रिया एक्ट वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत अच्छी उसकी इफेक्ट है एंड उसका हार्मोन बैलेंस बहुत अच्छे से हो जाता है। तो ये सारी यौगिक हमारे जो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि आते हैं पेट पकड़ के, मैडम योगा में भी ऐसे स्टूडेंट्स है, कभी काफी स्टूडेंट है ऐसे कि मैडम पीरियड आता है तो हम 3-3 बार मेडिसिन लेनी पड़ती है, मैक्टाल्स पास 3 बार, तो इतना दर्द है। और सिंपल फूड एंड दिस योगा प्रैक्टिसेस से उनका प्रॉब्लम हमेशा निकल गया है। ऐसे भी केस काफी है। तो ये बात प्लीज आप ध्यान में रखिए। लड़कियों को मैनार की हमने डिस्कस कर ली, हाँ, एंड देन उसके जब भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम्स क्या होता है, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, वो हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब सेकेंड उसमें क्या है कि यस, हाँ, बहुत ज्यादा अगर हैवी फ्लो है, ओवर फ्लो है, तो आपने उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है ताकि ऐसी कोई मेडिसिन देंगे, सिम्टोमेटिक मेडिसिन। आस्क योर डॉक्टर नॉट टू गिव एनी हार्मोनल मेडिसिन। सी 1 साल तक कोई भी लड़कियों को हार्मोनल मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि उससे एक तो हार्मोन बैलेंस होने की, खुद बॉडी अपने आप बैलेंस हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, 1 साल में पूरा नॉर्मल हो ही जाता है अपने आप। लेकिन हम जल्दी घाय में आके वो ये कर लेते हैं ना। तो आप सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे सकते हैं कि उसका फ्लो थोड़ा कम हो जाए या तो स्टॉप हो जाए, दैट्स इट। तो ये डिस्मेनोरिया, यस, डार्क, कभी किसी को डार्क एंड क्लॉटेड, फुल ऑफ क्लॉट्स के साथ जब पीरियड होता है तो और वो भी बहुत पेनफुल है, तो सेम सिम्टम, सेम फंडा है इसमें कि जब भी मेंसेस बहुत डार्क एंड क्लॉट वाला है तो समझो वो दूषित है, उसमें प्रॉब्लम वाला है। मीन्स आपका फूड एंड जो मैंने बताया योगा प्रैक्टिसेस विल हेल्प। फूड पे आप चेंज करेंगे ना, काफी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। तो ये हमारे मैनार के एंड डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कशन हो गई। कभी किसी को एक्चुअली मैनार की अभी तो 12 इयर्स 11 इयर्स एज पे आ जाता है मेंसेस, एंड टिल 16 इयर्स तक हो जाना चाहिए। अगर 16 साल तक भी नहीं आया तो 17-18 साल तक राह देखते हैं डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद भी अगर नहीं आता है तो उसकी हार्मोनल ऐसे सोनोग्राफी वगैरह लड़की की करवानी पड़ती है। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है कि कभी क्या होता है कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड में से सब हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ही फंक्शन कुछ बराबर नहीं है अगर, तो ये हो सकता है। यस, कभी ये प्रॉब्लम भी मैंने देखे हैं कि प्यूबर्टी एज पे कभी ब्रेस्ट डेवलपमेंट एक साइड ज्यादा होता है, एक साइड नहीं होता। ऐसे भी काफी पेशेंट है कि मैडम इसका एक बराबर है और एक बहुत ही यह श्रंकन ब्रेस्ट है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। आप वेट एंड वॉच करिए, अपने आप वो ठीक हो ही जाता है। तो इसके लिए कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसे है। और लड़की को भी ऐसे आपको समझाना है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ा उसको मैन्युअली आप ऐसी अभी ब्रेसियर्स भी मिलती है कि पैडेड वो सब यूज करके वो अपना ये अपीयरेंस ठीक रख सकती है। बाकी उसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसकी एज बढ़ेगी, हार्मोन्स पूरे बैलेंस होने लगेंगे 20-22 साल तक, तो वो ठीक हो ही जाता है। ओके, ये एक ऑफ द वे हमने डिस्कस कर लिया। देन यस, डिस्मेनोरिया के जो हमने कारण बताए कि 99% कॉजेस आर ड्यू टू अपान वायु प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर बहुत ज्यादा पेन है तो आपने सभी डॉक्टर से क्या होता है कि एकदम ओवर पेन की वजह से 1 या 2 केस मैंने से देखे थे कि शी फेंट, इतना पेन की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। तो एट दैट केस, अब ऐसे केस में आपने फिर डॉक्टर ने रूल आउट करना पड़ता है कि वेदर दैट स्पेस इज सो नैरो
कि कभी एक नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है, कभी वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है अंदर जेनाइटल्स में, इन्फ्लामेशन होने की वजह से, सूजन की वजह से कभी नर्व्स पे कंप्रेशन आने लगता है, एंड दैट कॉजेस सो सिवियर पेन। तो तभी उनको ऐसे सिम्टोमेटिक दवाई लेनी जरूरी है। तो इट डिपेंड्स, लेकिन मैंने आज तक देखे ऐसे, मैंने एक या दो ही केस आज तक मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखे, लेकिन 99% तो ये अपन वाल के प्रॉब्लम जो ये काउंसलिंग फूड वगैरह करने से ही उनका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डिस्मेनोरिया प्रॉब्लम। नाउ ड्यूरिंग दैट पीरियड, अब हम पीरियड शुरू हो गए, अब घर में गणपति आ गए, दिवाली आ गए, तो पोस्टपोनमेंट, ओवर द काउंटर दवाई मिलती है, आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे और पोस्टपोनमेंट की मेडिसिन लेकर आएंगे, लड़की को देंगे, खुद भी ले लेंगे। लेकिन आई एडवाइज नेवर एवर टू गिव योर गर्ल चाइल्ड, बेटी को कभी भी न दे, कभी भी न दे। तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है आप वो सहन कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए घर पे। कहीं शादी में एक दिन नहीं गई, अगर ऐसा है कि नहीं जाना होगा, कोई रिलीजियस फंक्शन है तो न जाओ, चलेगा, लेकिन लड़कियों को न दे till she become pregnant, because that medicine causes ये मेल हार्मोन बढ़ा देती है, इंक्रीज ऑफ मेल हार्मोन, एंड्रोजन लेवल बढ़ा देती है। तो ये कभी न दे, आगे जाके उनको फिर बहुत फेस करना होगा, पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम होने लगते हैं। स्पोर्ट्स में जो लड़कियां हैं उनको वो बहुत फ्रिक्वेंटली लेती है, मैच है, जाना है और एग्जाम है, चलो ले लो, ये है चलो ले लो, नहीं, कभी ना दे, कभी ना दे। उनका हार्मोन लेवल इतना बिगड़ जाता है फिर कोई दवा से वो ठीक नहीं होगा। और आपकी मिडिल एज के जो लेडी है, मदर्स है, वो भी अवॉइड करिए। वो सिंस दे बिकम मदर, उनकी लाइफ निकल गई है, 30 35 40 साल हो गए हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि फ्रिक्वेंटली ना ले, इट कॉजेज एंड्रोजन लेवल, मेल हार्मोन बढ़ा देती बॉडी में। तो ये एक पोस्टपोनमेंट वाली बात मैंने बतानी थी। तो क्योंकि मैंने देखा है, मैडम ये है दे दो ना दवाई, मैडम वो है दे दो ना दवाई, तो ये बात है। देन सेकेंड, इसमें ऑपोजिट क्या है कि प्रीपोनमेंट। तो पोस्टपोनमेंट नहीं ले सकते तो प्रीपोनमेंट, जल्दी आने की तो दवाई ले सकते हैं ना, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन आज तक है ही नहीं कि आपका पीरियड जल्दी आ जाएगा। तो वो उसका यही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कि वो दवाई आती ही नहीं है, और वो कभी ऐसा आपने ली होगी और जल्दी आ गया, इट इज लाइक ये ऐसा कि कौवा बैठा और डाली टूट के गिर गई, वैसा। प्रीपोन वाली मेडिसिन ही नहीं, इट्स नॉट रिलायबल। रिजल्ट आपको देगी कि नहीं वो पता नहीं, उसकी कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो ये प्रीपोनमेंट एंड पोस्टपोनमेंट का मुझे आपको बताना था। नाउ द थर्ड इज, अब लड़की बड़ी हो गई है, थोड़ा पीरियड बराबर हो गया, जॉब पे लग गई, पढ़ाई हो गई, अब क्या होगा? तो अब पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाती है। देखने को मिली है कि जो यंग एज 20 22 23 साल की जो लड़कियां हैं उनको पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, जो ओवरीज है फीमेल, उसमें ओवरीज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 2 ओवरीज है, राइट एंड लेफ्ट। तो ओवरीज का क्या काम है? प्रोड्यूसिंग एग, एग बनाने का काम ओवरीज करती हैं। तो ओवरीज के ऊपर छोटी छोटी पानी की फुंसियां हो जाती हैं, उसको कहते हैं सिस्ट। तो एक सिस्ट है, 2 सिस्ट है, मल्टीपल सिस्ट है, पॉलीसिस्ट है, तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज है तो क्या होगा? उनको पीरियड में प्रॉब्लम होगा, इरेगुलर पीरियड, कभी जल्दी कभी बहुत लेट, 6 महीने में, ऐसे भी देखे कि 6 मंथ दे गेट पीरियड। तो ये ड्यू टू दैट फिर सोनोग्राफी करवाएंगे, ऐसे केस में हमें सोनोग्राफी करवानी पड़ती है कि क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, देखें। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऐसे लिख के सोनोग्राफी में आता है।
तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत अभी आजकल कॉमन है, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। जैसे एपिडेमिक जैसा, हम ये अभी कैसे कोविड जो है पैंडेमिक है, पैंडेमिक मीन्स पूरे वर्ल्ड में है, एंड पूरे जो एरिया में जो अगर होगा तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो PCOS एंड डायबिटीज इज नाउ लाइक एपिडेमिक, इतना लड़कियों में फैला है। फैला ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है कि हमारी जो आजकल की जो लाइफस्टाइल कैसी है। हाँ, रात भर जागना, या तो पढ़ाई है तो लड़की को जागना ही पड़ेगा, 10th है 12th है, एडमिशन लेना है, मार्क्स लाने हैं, इतनी कंपटीशन है ना। देन शी गेट जॉब, कहीं जॉब मिलती है तो जॉब करने वाले भी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, फिर घर का काम रहता है या तो कुछ और एक्टिविटी होगी, तो 11-12 बजे तक तो कोई सोते ही नहीं है, राइट। एंड अर्ली मॉर्निंग उठ के जॉब पे जाना है तो 6 बजे तो उठना ही पड़ेगा। तो लेट नाइट जागना एंड सुबह जल्दी उठना, तो ये जो लेट नाइट वाली जो चीज है ना, दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस। तो हमारे उसमें पहले ये था ना कि जल्दी सोना जल्दी जागना, ऐसा एक तो पोएम जैसा था छोटा। तो ये अब क्या करें, लेकिन लाइफ ही ऐसी है, लाइफ स्टाइल ही ऐसी है अभी आजकल की, हम उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं, है ना। कि हम बॉस को तो नहीं बोल सकते भाई मुझे 10 बजे सो जाना है क्योंकि मुझे लाइफस्टाइल मेरी ठीक रखनी है, अदरवाइज आई गेट दैट प्रॉब्लम। वो करना ही पड़ता ही है। अब उसको हम कोई चेंजेस उसमें नहीं ला सकते बाहर के उसमें, लेकिन हम तो हमारे लाइफ में चेंज कैसे लाएंगे इंटरनली, व्हाट कैन वी डू। पहले हम पीसीओ, तो ये जो है पीसीओडी, उसके ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और उसके हम क्या हम चेंजेस कर सकते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले उसके सिम्टम्स देख ले कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा। एक तो पहला मैंने बताया कि इरेगुलर मेंसेस, राइट। फिर जाके उसको क्या होने लगता है, वॉइस, मेल जैसा वॉइस, थोड़ा घोघरा वॉइस या तो थोड़ा जाड़ा वॉइस होने लगता है। थर्ड, बाल बहुत रहेंगे। अभी आजकल कुछ जो आते हैं ना वैक्सिंग करके आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, ऐसे हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो पता नहीं चलता, तो बाल बहुत रहेंगे, लेकिन उसके आईब्रो से पता चल जाता है। आईब्रोज मीन्स वो हैरी रहेगी लड़की, यहाँ भी बहुत बाल, वो हैरी रहेगी ज्यादा, तो ये है। देन कभी कभी बाल्डनेस, बॉडी पे हेयर रहेंगे लेकिन सिर पे बाल कम रहेंगे, तो ये भी एक है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो है हमें, हम देख के बता सकते कि समथिंग समथिंग माइट बी प्रॉब्लम, एंड देन वी आस्क हिस्ट्री, एंड फिर सोनोग्राफी करवाएंगे तो वो रिजल्ट पता चलेगा कि यस शी हैज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज। अब इससे होता क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है, पॉलीसिस्टिक जो ओवरीज है ना, वो एग बनता नहीं, बराबर से एग बनेगा नहीं, आधे आधे एग बन के रह जाएंगे। तो एग बनेगा नहीं तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, है ना। तो इनफर्टिलिटी, मोस्टली जो इनफर्टिलिटी का अभी आजकल जो बड़ा कारण देखा गया है लेडीज में, वो है पीसीओएस। तो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम, तो ये बहुत ध्यान में रखने की चीज है पीसीओडी, ये बहुत ही एंड यस। और पीसीओडी में होता क्या है पता है, थोड़ा वेट भी लेडी का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें भी डायबिटीज की तरह इंसुलिन ये है, इंसुलिन थोड़ा मैटर करता है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वेट बढ़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस मीन्स क्या, कि बॉडी में जो हमारा शरीर जो है सेल का बना हुआ है ना, छोटे 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 सेल है, जैसे बिल्डिंग पूरे कैसे एक ईंटों का बनता है, वैसे हमारा बॉडी सेल का बना हुआ है। तो सेल में हम जो भी खाना खाते हैं उसमें एनर्जी में वो ट्रांसफर होके सेल में वो एनर्जी जाती है ना। तो उसके लिए सेल, सपोज ये सेल है, तो सेल के अंदर भी ऐसे काफी सारे गेट है,
हर एक चीज के लिए अलग अलग गेट है। समझो सेल इतना छोटा है लेकिन अलग अलग गेट है सब चीज। कैल्शियम के लिए अलग गेट है, प्रोटीन के लिए अलग गेट है, सोडियम जो हम नमक खाते हैं उसके लिए अलग गेट है। तो ये सारी चीजों के लिए अलग अलग गेट है। तो एनर्जी सेल के अंदर जाने के लिए भी एक अलग गेट है। तो वो गेट को खोलने का जो चाबी है, जो की है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन वो गेट खोलेगा ना तो एनर्जी अंदर पास होगी। एनर्जी मीन शुगर, जो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो सेल में जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो इंसुलिन जिद्दी बन जाता है। रेजिस्टेंस मीन जिद्दी बन जाता है कि नहीं मैं काम नहीं करूंगा, तो वो गेट खुलता ही नहीं है। तो क्या होता है कि वो ग्लूकोज बॉडी में ही ब्लड में ही रह जाता है, सेल के बॉडी के टिश्यू सेल में नहीं जाता। तो क्या हो जाता है, फिर वेट बढ़ जाता है। और जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के जो भी ये है सिम्टम्स से दिखाई देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के, एक तो एब्डोमिनल ओबेसिटी, पेट बढ़ जाता है। दूसरी चीज थोड़ा डायबिटीज कभी होगा, कभी वेट बढ़ जाएगा, ये सारे, एंड इनफर्टिलिटी। तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये ड्यू टू दैट पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमने साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, पीसीओडी के कॉजेस देख लिए, क्या क्या कारण है उसके। हाँ, और एक कॉज क्या है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड योगा? क्या एक कॉज है कि वही अपान वायु हमारा है ना। और अपान वायु का डिस्टर्बेंस क्यों हो जाता है? तब आयुर्वेद कहता है कि कफ एंड वायु दोष, कफ एंड वायु। तो जो भी लड़कियों में कफ की प्रॉब्लम, कफ दोष है एंड वायु दोष है, तो ये होगा, दोनों हो जाता है। क्योंकि पानी की फुंसियां बनती है, तो जो पानी है दैट इज कफ पार्ट, एंड फूकता है तो दैट इज वायु पार्ट। तो हमें फूड में ऐसा ही फूड हमें सभी पीसीओएस में देना चाहिए कि जिससे कफ न बढ़े और वायु न बढ़े। दो चीज ध्यान में रखिए, कफ जिससे बढ़ता है वैसी चीज नहीं देनी है, एंड वायु जिससे बढ़ेगा वैसी चीज नहीं देनी है। क्योंकि वात का ऑलरेडी अटकाव है, जो फ्लो होता है, जो हार्मोन्स के जो ये बैलेंसेस होते हैं वो नहीं होता ड्यू टू दैट वायु दोष। तो कफ, अभी आप ही समझिए कि कफ प्रोड्यूस करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। आइसक्रीम, फिर ठंडा दूध, ये सारी जो चीजें हैं जो हैवी है, स्वीट, कफ ऑल्सो हैवी, वायु हल्का है, हवा में घूमता है, कफ थोड़ा हैवी है। तो जो हैवी चीज है वो नहीं देनी। हैवी चीज में क्या क्या गया, बहुत ज्यादा तेल मसालेदार, ज्यादा ये है जंक फूड, ये सब हैवी चीज है। नॉनवेज ऑल्सो हैवी, कंसिडर एज अ हैवी फूड। भले ही लोग कहते हैं प्रोटीन बढ़ता है, प्रोटीन में, लेकिन बॉडी को इतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं है, नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज हैवी है, तो हैवी चीजें उनको जरा भी नहीं देनी, जरा भी नहीं देनी। हैवी टू डाइजेस्ट, हैवी टू डाइजेस्ट चीजें नहीं देनी है। सेकेंड, वायु। अब वायु, वात वाली चीज कौन कौन सी हो गई? ब्रेड, पाव, टोस्ट, बटर, खारी बिस्किट, ऑल बेकरी आइटम्स, केक। घाटकोपर में तो माय गॉड बेकरी शॉप कितनी है, पेस्ट्रीज, केक, बाप रे बाप, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं देनी। अगर पीसीओडी प्रॉब्लम है तो न दें, कितनी भी दवाई करेंगे नहीं ठीक होगा प्रॉब्लम। फूड पे पहले ध्यान दीजिए, बाद में मेडिसिन लीजिए। तो ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए फर्मेंटेड फूड जो है, इडली, ढोकला, ये सब, उसमें जो सोडा बाय कार्ब या तो यीस्ट जिसमें भी डाला हुआ है, फर्मेंट होता है ना, फूकता है ना। तो
फूगने वाली चीज में क्या होता है? एयर, तभी तो वो फूगा है ना। तो एयर अगेन क्रिएट्स वाटर दोष एंड वाटर डिस्टर्बेंसेस। तो क्या फूड देना चाहिए? फ्रेश फूड। यस, रात का बना हुआ सुबह खाएंगे, सुबह का बना हुआ रात को खाएंगे, भले फेंकना पड़े। ऊपर वाले ने हमें इतना गरीब नहीं बनाया है कि 2 रोटी हम अगर ये गाय को या किसी को दे देंगे तो हमें कुछ ये नहीं होगा, हम हमारे पेट में क्यों डालेंगे? वो 2 रोटी बचाने के लिए आप फिर 2000 की मेडिसिन करेंगे, तो ये आप न करें। रात की बनाई हुई पाव भाजी सुबह में तो टेस्टी लगती है, आपको नहीं खाना है, जिसको ये प्रॉब्लम है उनको नहीं खाना है। तो ये ध्यान में रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा फर्क कर देगी। ठीक है, तो ये हमने ध्यान में रखना है कि फर्मेंटेड फूड, ऑल फर्मेंटेड फूड शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि ये जो ईस्ट एंड सोडा बाइकार्ब है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो बहुत फ्रीक्वेंटली, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप नहीं खाओ, यस, जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर प्रॉब्लम, उनको तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो फॉर योर जनरल हेल्थ ऑल्सो। नहीं है कुछ भी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खाऊंगी, क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो सब डाइजेस्ट कर लेती हूँ, नहीं, तो भी आप अवॉइड करिए। 15 दिन में, महीने में एक बार खा लिया ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली, अभी तो गुजरातियों के घर पे भी हमने देखा है कि रोज ब्रेड बटर, रोज ब्रेड, कितनी ब्रेड के पैकेट्स बिकते हैं, है ना। तो वो अल्टीमेटली वो ब्रेड एक तो मैदे की बनी है एंड दूसरा वो फर्मेंटेड फूड है, जरा भी इतना सा भी उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, इतना सा भी न्यूट्रिशन नहीं है, तो वो चीज अवॉइड करिए। आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर घर में किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम, डायबिटीज है अगर किसी को, तो उनको भी आप ये चीजें न खाने दें, क्योंकि अगेन दैट इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। वो एक बाजू से तो मेडिसिन लेंगे डायबिटीज की, लेकिन दूसरी बाजू से अगेन वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करने वाले फूड खा रहे हैं। तो ये कब होता है? तुरंत नहीं होगा, ये इमिडिएटली तुरंत नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली अगर आप थोड़े साल तक अगर खाते रहेंगे ना, तब जाके वो दिखता है। सी, एक सरोवर का जल है, सरोवर है, अब उसमें आप एक एक ड्रॉप बूंद डालेंगे, हाँ, लेकिन जब वो सरोवर भरेगा ना, तब पता चलेगा कि अरे ये सरोवर तो भर गया है। एक एक बूंद जब आती होगी तब पता नहीं चलेगा। तो वही बॉडी में भी वैसे ही होने लगता है, जब सिम्टम्स दिखाई देंगे तब आपको पता चलेगा, अरे मुझे तो अब डायबिटीज हो गया, अरे मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, राइट। लेकिन उसकी शुरुआत तो कब से शुरू हो गई थी। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि ये अगर पीसीओडी प्रॉब्लम है तो अवॉइड ही करना है एंड प्रिवेंट। यंग गर्ल्स में आपको बहुत कंट्रोल करना है, उनको समझाना है। यंग गर्ल्स आर, उनको देखा देखी से उनको मन कर जाता है ये खाए वो खाए, क्योंकि फ्रेंड्स लोग आते जाते हैं। अब ये जमाना ऐसे आते जाते रहते हैं कि चलो एक बड़ा पाव खा ले, चलो एक दाबेली खा ले, एक ही खाया है ना, क्या प्रॉब्लम। लेकिन आप उनको एक बार बिठाइए, समझाइए कि भाई तुझे, तेरी बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं अभी, एंड ये तुझे आगे जाके नुकसान करेगी, तू मोटी हो जाएगी, और कुछ नहीं। उनको यही बताइए, क्योंकि वो ये भी ओबेसिटी भी आती है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से इट क्रिएट्स ओबेसिटी आल्सो, एंड पीसीओडी में भी ओबेसिटी है। तो ये सीवियर केस, एक तो मैंने मेरी लाइफ का एक सीवियर केस पीसीओडी का देखा है। कितने साल की, 15-16 साल की लड़की, 92 kg वेट, और ये हाइट एंड ऐसी मोटी, बोलो कोई, और पीरियड 7 महीने में पीरियड, तो ऐसे डिफिकल्ट केस हो जाते हैं। फिर ये बहुत ध्यान में रखने की बात है। तो ये पीसीओडी, अब उसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिले, काफी पीसीओडी के केस में हमने रिजल्ट पाए हैं। तो एक तो पहले हम क्या करते हैं, फूड का एक पूरा चार्ट बना देते हैं कि तुझे ये चीजें नहीं खानी है, बाकी जो खाना है खा।
एक तो नॉनवेज हैवी फूड, जो हैवी है वो नहीं खाना है। फर्मेंटेड फूड हम मना करते हैं, फैटी फूड मना करते हैं, ज्यादा कैलोरी वाले फूड मना करते हैं, कैलोरीज जिसमें ज्यादा है ये हम मना करते हैं। ये फूड की बात हो गई। यस, बाकी तो सारे कितने, अभी हमारे वेजिटेरियंस में तो कितनी सारी वैरायटीज है। अन्नकूट उत्सव होता है, देखो मंदिरों में कितनी सारी वैरायटीज बनाते हैं, ऑल वेजिटेरियन, है ना। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, सिर्फ इतना अवॉइड करिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये हो गया। सेकेंड, सी सेम लाइक डायबिटीज पीसीओडी को ट्रीट करना चाहिए। एक तो फूड, देन मेडिसिन ऑल्सो नेसेसरी। यस, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन है कि जो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गए मेडिसिन पार्ट। देन ये जो ये है ना, पानी की फुंसिया जो हो जाती है, सीस्ट हो जाते हैं, उसको हम डिसॉल्व करने के लिए आयुर्वेद में भी मेडिसिन है। एंड एलोपैथिक साइंस क्या कहता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो दे एडवाइज ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपी, कि वो जो सीस्ट है वो फोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो जो है, हम कैसे वो पानी की ये फुंसी होगी तो हम फोड़ते हैं ना, वैसे वो फोड़ देते हैं और कुछ नहीं। तो इन लोगों के पास ये सॉल्यूशन है, हमारे पास ये सॉल्यूशन है। थर्ड, डाइट हो गया, मेडिसिन होगी, देन योगा। यस, योगा वर्क वंडर, आई से वंडर इन दिस। आसन करवा सकते हैं, पेट के ऊपर कंप्रेशन वाले आसन, सपोज पवन मुक्तासन, हस्तपादासन, धनुरासन। यस, धनुरासन, धनुरासन स्विंग, ये सारे आसन आप करवा सकते हैं। देन नौकासन, पेट के ऊपर कंप्रेशन लाने वाले आसन है, नौकासन है। ये सारे जो पेट के ऊपर कंप्रेशन आने वाले सारे आसन उसमें हेल्पफुल रहेंगे। ये है मत्स्यासन, मत्स्येंद्र आसन, जो योगा टीचर थे उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो मैं रेगुलरली अपने पेशेंट्स को देती हूँ, करवाती हूँ, वो आसन के मैंने। तो सारे एब्डोमिनल कंप्रेशन वाले आसन वर्क्स वंडर। थर्ड टाइप ऑफ आसन इज टॉप्सी टर्वी। लेडीज के यही जो आसन का सेट है ना, सारे प्रॉब्लम में फायदे कारक है। ऑल प्रॉब्लम में जो लेडीज का जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में यही सेट ऑफ आसन वर्क्स वंडर, क्योंकि अपान वायु को ही हमने करेक्ट करना है। दिस इज द मेन कल्प्रिट, मेन कल्प्रिट। 90% आपके केस ये अपान वायु करेक्ट करने से ही दूर हो जाएंगे। तो टॉप्सी टर्वी पोस्टर, जो अपसाइड डाउन पोस्टर है, सर्वांगासन, विपरीत करणी, हलासन, शीर्षासन, ये सारे आसन, ठीक है। देन मेरा फेवरेट जो है, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, दैट इज शुद्धि क्रिया। मैं अपने क्लिनिक पे रखती हूँ शुद्धि क्रिया के जल नीति, सूत्र नीति, कोई ऐसे, वो तो साइनोसाइटिस के लिए है नो डाउट। तो मैं कभी ऐसे क्रोनिक केस में मैं करवाती हूँ। एंड शुद्धि क्रिया के मैं सेशन भी रखती हूँ। तो शुद्धि क्रिया के भी मैं नाम आपको बताऊं कि जो पीसीओडी एंड जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जो काम आएंगे, वो वमन धोती, वमन धोती डेली नहीं करनी है। हफ्ते में एक बार भी मैं मना करती हूँ, 15 दिन में एक बार करवाइए, 15 डेज 1 टाइम वमन धोती करवाइए। बाकी जो अगर आता है तो दंड धोती वगैरह करवा सकते हैं फॉर योगा टीचर, अदरवाइज वमन धोती इज गुड। हम तो हमारे, मेरे 2 वर्णी योगालय चेंबूर चुनाभट्टी में है, हम तो रेगुलर सेशन रखते हैं। तो हमारे काफी चुनाभट्टी के भी यहाँ है स्टूडेंट्स, उनको पता है कि हाउ नाइसली वी अरेंज सेशंस, वी बुक अ हॉल एंड अरेंज सेशन। शंख प्रक्षालन, माय फेवरेट शुद्धि क्रिया फॉर द लेडीज। शंख प्रक्षालन, यस, बताया गया है शास्त्र में कि 6 महीने में एक बार करना चाहिए। शंख प्रक्षालन क्या है कि शंख कैसे क्लीन होता है, ऊपर से पानी डालेंगे, फिर उसके जो राउंड एंड राउंड जो ग्रूव्स में से पास होके पानी नीचे से निकलेगा, तो पूरा जो बॉडी है सिस्टम वो क्लीन हो जाती है। लेकिन एक है कि शंख प्रक्षालन में डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो बीपी या तो कुछ भी कहीं भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज वाले हैं, तो अंडर ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है, अच्छा है। अदरवाइज आप कर सकते हैं, एक बार सीख गए तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं घर पे। तो शंख प्रक्षालन वर्क्स वंडर।
उससे अपान वायु बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल हो जाता है। 6 महीने लिखा है कि 6 मंथ करना चाहिए ऐसे, लेकिन जो आजकल के लाइफस्टाइल है, जो पॉल्यूशन जैसे दुनिया में हम रहते हैं, तो मैं एडवाइस करती हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी करवाती हूँ 3 महीने में एक बार, 3 मंथ मिनिमम, 3 मंथ में एक बार शंख प्रक्षालन करना चाहिए। फुल बॉडी डिटॉक्स, कभी कभी ऐसे डिटॉक्स के सेंटर अभी तो खुलने लगे हैं कि सिर्फ कोलोन क्लिनजिंग करवाते हैं। कोलोन मीन्स क्या? सिर्फ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ही क्लीन होगा आपका, लेकिन ये तो पूरा क्लीन हो जाता है। और इसमें इतनी अच्छी तरह से वर्क होता है कि हम ब्रेथ, हमारे श्वास के साथ हम क्रियाएं करते हैं, सब आसन हमारे, मैं तो श्वास के साथ करवाती हूँ। तो हमारा माइंड, बॉडी, ब्रेथ तीनों लेवल पे काम होता है। इमोशनल लेवल ऑल्सो गेट बैलेंस बाय दिस इफ वी डू द प्रैक्टिस विद ब्रीदिंग। तो ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ब्रीदिंग से जो इमोशनल कंट्रोल होता है ना, वो इनडायरेक्ट इफेक्ट है, वो डायरेक्टली पता नहीं चलती। तो सारे आसन मैं तो ब्रीदिंग के साथ ही करवाती हूँ, और वैसे ही आप करवाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी इफेक्ट होते हैं। इट वर्क्स वंडर। इससे सारे कफ दोष बैलेंस हो जाएंगे, वायु दोष बैलेंस हो जाएंगे, एंड पित्त दोष भी बैलेंस हो जाएंगे शंख प्रक्षालन। तो हमारे पीसीओडी में जो मेन कल्प्रिट है कफ एंड वायु, तो दोनों इससे बैलेंस होंगे। 1 सेकेंड। हाँ, ये बेटा आने लगा चार्जिंग। तो yes, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो इसमें काफी ये कफ दोष बैलेंस हो जाते हैं, एंड वायु दोष भी बैलेंस हो जाएगा अपने ये शंख प्रक्षालन से। तो ये 3 महीने में एक बार लड़कियों को करवाइए। तो ये 3 सॉल्यूशन हमने दे दिए, मेडिसिन, योगा में क्या कर सकते हैं, एंड डाइट। तीनों चीज साथ में करेंगे ना तो रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है। तो ये ऐसी बात होती है। नाउ द ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज, ये भी एक बहुत काफी ये प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है ल्यूकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज। अब उसके भी बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, जो अनमैरिड गर्ल्स है उसमें थोड़ा हाइजीनिसिटी ये मोस्टली कारण माना गया है, क्योंकि जो यूट्रस है ना, यूट्रस यूट्रस 2 चीजों के बीच में है। दिस इज, ये समझ लो, दिस इज ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, दिस इज अपर साइड में यूरेथ्रा है, एंड लोअर जो ओपनिंग है ये एनस है। हाँ, यूरिन ओपनिंग है, ये है वजाइनल ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग। तो तीनों जो ओपनिंग है ना बाजू बाजू में, तो हाइजीनिसिटी नहीं रही ना तो इन्फेक्शन वजाइना में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड दैट क्रिएट ल्यूकोरिया, इन्फेक्शन, व्हाइट डिस्चार्ज, इचिंग, ये सारी चीजें ऐसे। यस, worms very common, unmarried girls, even married also, this is the most common cause of the leukorrhea. तो ये है क्योंकि एनल ओपनिंग बाजू में ही है, नीचे ही है ना, तो तुरंत इन्फेक्शन पास ऑन हो जाएगा वजाइना में। तो वर्म्स, कभी ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ना, तो लड़की को पहले डीवर्म करवा दीजिए, वर्म्स की, कृमि की दवाई, कीड़े की दवाई पिला दीजिए। गोली आती है, एक ही गोली का कोर्स रहता है, हर 6 महीने में एक रिपीट करना, बस उससे ही आपके 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। 80% लड़कियों को रिजल्ट इसी से ही मिल जाता है। सेकेंड, थोड़ी हाइजीनिसिटी, क्लीनलीनेस रखनी है।
ये जो अनमैरिड गर्ल्स में मोस्ट कॉमन चीज ये है। देन अगर मैरिड है तो हस्बैंड का इन्फेक्शन, पार्टनर्स इन्फेक्शन, ये हो सकता है, उनकी वजह से भी ल्यूकोरिया हो सकता है। तो ये एक कारण है। एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज, यस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो ल्यूकोरिया देयर। फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे भी, जैसे पीरियड का जो बीच का टाइम है, 1 महीने के बाद जो पीरियड आता है उसमें मिडल डेज में 14-15 डेज के दौरान भी वाइट डिस्चार्ज होता है। तो दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, कॉमन। यस, पूछना है, ध्यान देना है, लड़की को पूछना है कि कंटिन्यू वाइट डिस्चार्ज है कि 1-2 दिन आके बंद हो जाता है। दैट इज ओके, दैट इज कंसिडर एज अ नॉर्मल। थोड़े हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये है। हाँ, ड्यूरिंग, अब मेनोपॉज पे हम जाते हैं। तो मेनोपॉज के दौरान अगर ल्यूकोरिया है तो दैट इज वरी। तुरंत आपने डॉक्टर के पास जाके पेप्समियर वगैरह करवाना है, वो हम देखेंगे मेनोपॉज का, लेकिन अभी ये ल्यूकोरिया के कॉजेज हम देख रहे हैं अभी। तो ये ल्यूकोरिया के ऐसे अलग अलग कारण हैं। देन कभी इन्फेक्शन ऐसे हो जाता है गर्मी की वजह से, पसीने की वजह से। अगर लड़की को बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है तो उनको अंडरगारमेंट चेंज करने के लिए दिन में 2 या 3 बार बोलिए, क्योंकि दैट पसीने की वजह से भी फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से ल्यूकोरिया होता है। अब ल्यूकोरिया के टाइप्स बता रही हूँ मैं, कैसे कैसे तरह के होते हैं। कि अगर पेट में दर्द होता है, बारीक थोड़ा थोड़ा ऐसे माइल्ड पेन होता है, या तो दबाने से दर्द है पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमेन पे दबाने से दर्द है, तो समझो कि इन्फेक्टेड है, तो मेडिसिन की जरूरत है। दूसरी क्या है कि फाउल स्मेल है, गंदी भाप आती है, तो समझो कि इन्फेक्टेड है, मेडिसिन की जरूरत है। थर्ड चीज, वो अलग कलर है। कभी नॉर्मली वाइट क्रीमिश ऐसा रहता है, कभी किसी को ब्लैकिश, किसी को ग्रीनिश ऐसा डिस्चार्ज, तो कलर ऐसा है, तो समझो इन्फेक्टेड है। तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, मेडिसिन लेना जरूरी है, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट लेना जरूरी होता है। अगर मैरिड है, पार्टनर को भी देना जरूरी है, क्योंकि लेडी को हम ट्रीट करते रहेंगे, पार्टनर को भी तो दवाई देनी चाहिए, क्योंकि पार्टनर का इन्फेक्शन कभी लेडी को हो सकता है। तो ये अलग अलग कारण ल्यूकोरिया के। यस, हाँ, और कभी अगर पेन नहीं है, नो पेन, नो ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं है, सिर्फ ल्यूकोरिया है, तो घर पे आप क्या करेंगे, मेथी, जीरा, जो आखा जीरा, आखा धनिया, खड़ी शक्कर एंड 2-3 मनुका। तो ये जो बताया मैंने, इक्वल अमाउंट में आप पाउडर बना के रख लीजिए, मेथी, जीरा, धनिया का। एंड बड़ी सोप, वरियाली जिसे हम कहते हैं, मुखवास की जो बड़ी सोप, उसका इक्वल प्रपोर्शन में ले लीजिए। पहले बनाना है थोड़ा, आप 25-25 ग्राम ले लीजिए, उसका पाउडर बना के रख दीजिए फ्रिज में। एंड फिर रात को 1 से 1.5 चम्मच आप आधी वाटी पानी में भिगो दीजिए, खड़ी शक्कर एंड 3-4 मनुका के साथ। काली द्राक्ष जो आती है ना, ड्राई फ्रूट्स वाले के यहाँ काली द्राक्ष, वो लड़की को खिलाई। एंड ये करने से काफी ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। एंड दिस इज वेरी गुड, पित्त शामक भी है, तो ये बहुत अच्छी इफेक्ट होगी। थर्ड, आप ये कर सकते हैं, और चावल का पानी, जो हम ये चावल उबालते हैं, पानी निकाल के फेंक देते हैं, वो चावल का पानी में जीरा धनिया का पाउडर जो है, धाना जीरू, वो डाल के उनको पिलाइए, नमक और वो डाल के। तो ये 2 चीज मैंने घरगुती आपको बताई, वो भी बहुत अच्छी इफेक्ट देती है ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम में। ठीक है। और एक मेनार्की में हमारा रह गया कि ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस हेयर फॉल भी होने लगते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइम बीइंग ही रहेंगे। पसीने की बहुत स्मेल, बदबू आती है ड्यूरिंग दैट हार्मोनल मेनार्की, जो पीरियड है, प्यूबर्टी, जब पीरियड शुरू होने लगता है तभी के जो 1 साल तक ऐसे। लेकिन उसके लिए कोई वरी मत करिए, या थोड़ा न्यूट्रिशन में, जैसे मैंने बताया कि आप वो सब चालू रखिए, तो उससे आराम पड़ जाएगा उसको।
तो ये हो गया लुकोरिया। यस, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज में भी इचिंग, लिकोरिया वगैरह होता है। तो कभी ऐसे मिडिल एज के जो पेशेंट है अचानक से इचिंग एंड ये हो गया, तो जनरल मेजर करवाइए और एक डायबिटीज का चेक भी करवा सकते हैं। तो कभी डायबिटीज भी पॉजिटिव आ गया ऐसा, उसके भी ये सिम्टम्स है। तो ल्यूकोरिया हमने ये डिस्कस कर ली। नाउ द रिप्रोडक्टिव एज में जो काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है, फिब्रॉइड। फाइब्रॉइड नाम तो सुना ही होगा, फाइब्रॉइड है ये कॉलीफ्लावर, हमारी जो फूलगोभी आती है ना, वैसा कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, ऐसी कुछ चीज यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादातर कैंसर की नहीं रहती है, तो होने दें। यस, अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो आपको उसको निकालना जरूरी है, अदरवाइज प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी होगी, प्रेगनेंसी बेबी नहीं रुकेगा, तुरंत मिसकैरेज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रहने दीजिए, उसके लिए कुछ न करिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन में है उसके उपाय। आयुर्वेद से हमें काफी, मेरे हस्बैंड का क्लिनिक है घाटकोपर तिलक रोड में सिंस 26 ईयर्स, हमारा पंचकर्मा सेंटर एंड आयुर्वेदिक क्लिनिक है, हमारी आयुर्वेदिक फार्मेसी है। तो काफी सारे पेशेंट को हमने इसे रिजल्ट दिया है, फाइब्रॉइड में रिजल्ट मिलते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। देन अगेन मैंने जो बताया, ये जो सारे जो योग की जो मैंने आपको रेसिपी दे दी है, जो ये दे दिया है योग में क्या क्या करना है, वो सारी चीज के लिए यही रहेगा, वही शुद्धि क्रिया, वही आसन एंड वही डाइट वगैरह। क्योंकि कॉलीफ्लावर भी क्या है, कुछ तो ग्रोथ है ना, तो वो फैटी चीज से वो कोई भी चीज बढ़ेगी, राइट, जिससे ग्रोथ बढ़ता है उससे वो चीज बढ़ेगी। तो अगेन फर्मेंटेड फूड और हैवी फूड, ये कैलोरी वाले फूड आपको नहीं खाने, दैट इज द थिंग। तो सारी चीजों के लिए सेम सॉल्यूशन है, सिर्फ समझना जरूरी है कि ये इससे होता है तो हमने ये नहीं करना। तो ये कोई इसमें ये नहीं है, डेंजर नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है कि अरे मेरे पेट में गांठ है, गांठ है, गांठ है, कोई टेंशन नहीं है। मोस्टली 99% जो फिब्रॉइड है नॉन कैंसरस है, ठीक है। तो वो फिब्रॉइड का आप मन से निकाल लीजिए। नाउ मेनोपॉज। अब मेनोपॉज का थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि 40, अब जैसे मेनार्की जल्दी होगी तो उनका मेनोपॉज भी जल्दी आएगा, क्योंकि ऊपर वाले ने एक सर्टेन नंबर ऑफ ओवम्स लेडी के शरीर में ऑलरेडी दे दिए हैं। अब वो खत्म हो गए तो मेनोपॉज जल्दी आ जाएगा, है ना, वो एक अलग साइंस है, तो वो अभी हमने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेनोपॉज की जो एज है 45 to 55 मानी जाती है। किसी किसी को 45 पे आ जाता है, किसी किसी को 50, 55 तक, लिमिट इज 55। 55 के बाद भी अगर पीरियड आता है ना, तो वो भी डेंजर है, वो नहीं आना चाहिए। यस, वो नहीं आना चाहिए। एक बॉडी की एक सिस्टम है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, कभी कैंसर भी हो सकता है। अगर 55 के बाद भी पीरियड है तो आपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है। अब मेनोपॉज में आफ्टर 40 या तो मैक्सिमम 43, 44 आपने कैल्शियम लेनी चाहिए, क्योंकि इस्ट्रोजन कम हो जाता है बॉडी में। तो पीरियड लाने वाला जो हार्मोन है इस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो कैल्शियम बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होता। जो भी हम खाते हैं कि चलो कैल्शियम वाली चीज खाते हैं तो है, लेकिन बॉडी में वो जाता नहीं है, एब्सॉर्प्शन नहीं होता, वो निकल जाता है। इसलिए हमें ऊपर से सप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कैल्शियम लेना जरूरी है। कैल्शियम कितना दिन तक लेना चाहिए? कोई कोई लेते डॉक्टर ने एक बार लिख के दिया, फिर 1 साल के बाद आएगी मैडम मैं यही दवाई चालू है मेरी। 1 1 साल तक कैल्शियम वो भी नुकसान करेगा। 3 महीना, ओनली 3 मंथ, जो सिंपल शैलकेल आती है, जो कैल्सीमैक्स आती है, 500 मिलीग्राम जो कैल्शियम है वो ले सकते हैं। 3 मंथ, ओनली 3 मंथ। 3 मंथ के बाद आप गैप दे दीजिए, 8 महीने का गैप दे दीजिए, एंड देन अगेन 3 मंथ। ऐसे आप करके चालू कर सकते हैं।
कैल्शियम चालू रख सकते हैं। अब जब कैल्शियम आपकी चालू है ना, आप तभी विटामिन D3 की भी टैबलेट जो डॉक्टर लिख के देते हैं वंस इन अ वीक, जो विटामिन D3 की टैबलेट, वो भी आप लीजिए, क्योंकि कैल्शियम एब्सॉर्प्शन विटामिन D3 से होता है। अभी हम आजकल क्या घर में रहते हैं, हमारे मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो सूरज की हमें डायरेक्ट किरणें मिलती नहीं है, इसलिए विटामिन D3 की हमें जरूरत पड़ती है। तो जब भी कैल्शियम लेते हैं साथ में विटामिन D3 चालू कर दीजिए। एंड फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड फॉर 1 मंथ लेनी है, 1 साल में 1 महीना फॉलिक एसिड लीजिए ड्यूरिंग मेनोपॉज, तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि मेनोपॉज में क्या होता है पता है, हेयर फॉल, आंखों में ड्राइनेस होना, वजाइनल ड्राइनेस, स्किन की ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, लूज हो जाती है स्किन, मेमोरी लॉस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेमोरी लॉस होने लगती है, डिसोरिएंटेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, इससे हम थोड़ा कोप अप कर लेंगे। तो फिजिकल सिम्टम्स पे तो हम ये कोप कर लेंगे। और एक मैं आपको बता रही हूँ, हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ कि मेनोपॉज में शतावरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। शतावरी की टैबलेट भी मिलती है, शतावरी पाउडर भी मिलता है, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे भी इवन आउट ऑफ इंडिया के जो रहेंगे वहां तो बहुत फ्रीली एस्पैरेगस, शतावरी को इंग्लिश में कहते हैं एस्पैरेगस, एस्पैरेगस मिलते हैं। तो एस्पैरेगस का जूस बनाइए, सलाद बनाइए, जो भी, लेकिन जूस एंड सलाद से हमें इतनी ये नहीं होगी जो एक टैबलेट में हमें मिलेगी शतावरी। वो कितना आप जूस पियेंगे, कितना आप ये खाएंगे ना, तो टैबलेट भी लेना जरूरी है। मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप भले वो फ्रेश जूस वगैरह पियो, पीना ही चाहिए, लेकिन आपको शतावरी इट एक्ट्स लाइक एस्ट्रोजन। यस, वो एस्ट्रोजन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जो हमारे फीमेल हार्मोन जो है वो जो कम हो जाते हैं ड्यूरिंग मेनोपॉज, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम होते हैं, वो हम उसको सब्स्टिट्यूट नहीं बोल सकते, लेकिन उसकी जो शतावरी लेने से जो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम है ना, वो कम हो जाएंगे। तो शतावरी इज बेस्ट मेडिसिन। तो ये हमारे मेनोपॉज की है। और इसमें भी आपको योग वगैरह, प्राणायाम, मेडिटेशन पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक योगा क्लास में आप रेगुलर जाइए। रेगुलर योगा क्लास में जाना ना बहुत बहादुरी का काम है। कि योग है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ सबके नसीब में नहीं होता। जो नसीब वाले हैं ना उन्हीं को योग मिलता है, योग कर सकते हैं। यस, मिलता सबको है कि चलो यहाँ भी क्लास चलते, वहां भी क्लास चलते, लेकिन वो क्लास में रेगुलर जाना, एक वो ही बहादुर व्यक्ति जो लकी है, जिसमें इतना डिटर्मिनेशन है ना, वही कर सकता है। तो योग क्लास में रेगुलर जाना चाहिए। ये सारी शुद्धि क्रिया, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारा जो काम है ना मेनोपॉज पे बहुत। मेरे पास एक विल्सन कॉलेज की रिटायर्ड प्रिंसिपल मेरे क्लास में आती, तो वो जब से रिटायर्ड हुई, उन्होंने शायद वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था 45 एज में, 44-45 एज में, और तब से क्लास उन्होंने ज्वाइन शुरू कर दी। चेंबूर की क्लास में मेरे आती थी। तो 10-12 साल कंटिन्यूस आई, और फिर कहीं तो उन्होंने अलग जगह फ्लैट ले लिया, अब वहां रह रही है। लेकिन वो मुझे बता रही थी, मैडम मेरा मेनोपॉज आके कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। क्यों? रेगुलर योगा क्लास, रेगुलर, एक दिन भी उनका मिस नहीं होता। तो इतना डिटर्मिनेशन होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नथिंग। क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी है ना आजकल, इसलिए हमें योग की जरूरत पड़ती है। पहले ऐसा नहीं था, सालों पहले, आज से 25-50 साल पहले ऐसा नहीं था, तो लोगों को योग वगैरह जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, रात को जागना लेट तक, सुबह जल्दी उठना, दोपहर का खाना 2-3 बजे है, तो पूरा ये बॉडी की सिस्टम जो है वो बिगड़ जाती है ना। तो ये मेनोपॉज में, यस, मेनोपॉज में और चीज एक क्या ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने ल्यूकोरिया बताया, ल्यूकोरिया अगर मेनोपॉज में बहुत ज्यादा है, पीरियड बंद हो गया और फिर और अचानक से ल्यूकोरिया शुरू हो गया, तो कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर पीरियड बंद हो गया है, संपूर्ण बंद हो गया है,
6-7 महीने, एंड देन पीरियड आता है, थोड़ा स्पॉटिंग होके रुक गया है, कंसल्ट योर डॉक्टर। पेप्समियर करवाइए, पेप्समियर करवाना जरूरी है, एक बार साल में एक बार। सोनोमेमोग्राफी करवाइए, वो भी जरूरी है, क्योंकि कभी ब्रेस्ट डेवलप, यस हाँ, ड्यूरिंग मेनोपॉज ब्रेस्ट के चेंजेस को ध्यान में रखिए, देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व करते रहिए स्नान करने के टाइम पे कि कलर चेंजेस, निप्पल का कलर चेंजेस, इन्वर्टेड निप्पल का भी श्रंक हो जाना, ये सारे अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, सोनोमेमोग्राफी करवाइए। हाँ, तो ये सारी चीजें, कभी क्या होता है कि ब्रेस्ट को प्रेस करने से उसमें से फ्लूइड निकलता है, निप्पल में से डिस्चार्ज होता, तो देन ऑल्सो कंसल्ट योर डॉक्टर। तो मेनोपॉज में ये अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, थायराइड प्रॉब्लम, थायराइड में हमारे काफी ऐसे हैं, उज्ज्वला और स्मिता वगैरह जो है योग से थायराइड कंट्रोल किया है, आपको अभी बता सकते हैं, अभी यहाँ पे हाजिर है, कोई मेडिसिन नहीं लिए, उन्होंने यही नक्की किया कि नहीं, मुझे थायराइड मेरा जो आया है मैं योग से ही निकालूंगी। बताएंगे उज्ज्वला, सबको बताइए, अनम्यूट करिए। नहीं, आवाज नहीं सुनाई दे रही उज्ज्वला। हेलो, यस, हाँ, मुझे थायराइड था, लेकिन मैंने ना ऐसा निश्चय किया मैं गोली तो नहीं लूंगी, योग से ही सब क्लियर कर दूंगी। फिर बाद में मैं चेक किया तो मेरा नॉर्मल ही आया, मैं गोली तो बिल्कुल लिया नहीं, इसके योग से सब मेरा अच्छा हुआ। बस। तो उज्ज्वला है हमारे क्लास में, चुना भट्टी की क्लास में रेगुलरली 6 साल से, तो 6-7 साल उज्ज्वला, 7 ईयर्स, 5 साल, हाँ, तो रेगुलर। अच्छा। हाँ, उनको तो योग का जैसे व्यसन ही है, योग नहीं करेंगे तो उनको पानी नहीं गले के नीचे जाएगा, ऐसा अगर है तो उनकी हेल्थ देखो कितनी अच्छी है ना। क्या एज हो गई उज्ज्वला? 53। तो उनका भी मेनोपॉज कहाँ गया उनको पता नहीं चला। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स है, मैं आपको काफी लोगों का नंबर दे सकती हूँ, आपको मैं ये कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि होता है। तो ऐसा नहीं है कि कैसे होगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है। यूटीआई, एक मेनोपॉज में एक मोस्ट कॉमन सिम्टम इज यूटीआई ऑल्सो। यूटीआई मीन्स itching, burning in the urine, that is due to dryness only, कि वजाइना की और यूरिन की जो स्किन है वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से कभी कभी, और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से वो वहाँ ड्राइनेस पैदा होने की वजह से यूटीआई होता है। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो बर्निंग इन द यूरिन, ये भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है मेनोपॉज का, लेकिन आप फूड वगैरह करने से वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाइजीनिसिटी रखनी है, एंड डायबिटीज चेक करवाना है, कभी डायबिटीज में भी ये यूटीआई बहुत कॉमन सिम्टम्स है, यूटीआई होता है। ये किधर है? ये है कभी रीनल स्टोन, यस, किडनी स्टोन होगा, किडनी में स्टोन होने की वजह से भी यूटीआई होता है। एंड कभी पानी, यस, मेनोपॉज में पानी की प्यास हमें कम लगती है, ये बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ध्यान में आप मार्क करिएगा, जो पहले आप पानी पीते थे अब पानी की प्यास कम लगती है, पानी के बगैर आप घंटों तक निकाल सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ ड्राइनेस एंड यूटीआई। तो ड्यूरिंग मेनोपॉज 40 साल के बाद आप पानी भी बहुत ज्यादा लें, भले प्यास नहीं लगी, आपको फील नहीं होता है, कभी क्या होता है कि वो फीलिंग नहीं होती है, ये बहुत मैंने देखा है, एंड दैट कॉजेज ड्राइनेस, लेकिन फिर भी आप पानी पीते रहिए, ठीक है। तो ये है यूटीआई, चेंजेस इन द ब्रेस्ट हमारा हो गया। मूड स्विंग वगैरह वो तो एस्ट्रोजन के उसकी वजह से है, लेकिन वो मूड स्विंग वगैरह आपके योग से बहुत अच्छी तरह से आप कवर अप कर सकते हो। डिप्रेशन वगैरह, कभी किसी को ऐसा लगता है
डिप्रेशन एक अलग ही टॉपिक है। मैं तो मेरे पेशेंट या स्टूडेंट को बताती हूँ डिप्रेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो एक सिर्फ ऐसी हमारी मेंटल कंडीशन है। हमने अपने आप को ऐसे बोल दिया कि हाँ मैं डिप्रेशन में, लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं है डिप्रेशन जैसी। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसका आवाज है। आप बाद में एक हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख लेंगे। तो ये यूटीआई का मैंने बताया आपको। मूड स्विंग आपका क्लियर हो जाता है। मैंने कैल्शियम का आपको बताया है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम्स आप, क्योंकि मेनोपॉज में बहुत कॉमन है, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होता और हड्डियां हमारी वीक होने लगती है। तो मैंने आपको बताया कि वो ऑस्टियोपोरोसिस को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। यस, कभी कभी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से डॉक्टर आपको HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। ठीक है, लीजिए 3-4 महीने तक जो आपको लेनी है तो ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेनी है। 3 महीने तक आप हार्मोन, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप करवा सकते हैं अगर आपको करवाना है। अदरवाइज योग वगैरह आप अगर रेगुलर करते हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्मोनल मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पैप्समियर, सोनोमेमोग्राफी, योगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। नाउ द थर्ड कंडीशन इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मीन्स आपने ड्यूरिंग दैट मिडिल एज आफ्टर 40 वगैरह में क्या होता है कि जब एक खांसी खाएंगे, छींक खाएंगे तो यूरिन के 1-2 ड्रॉप निकल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है वगैरह हुआ है तो ये भी एक बहुत कॉमन चीज है। तो उसके लिए आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है, वो भी आपकी योगा टीचर आपको सिखाएगी, अश्विनी मुद्रा जिसको हम योग में कहते हैं। क्योंकि एक है ना हमारा पेल्विक बॉल एक पतीला जैसा है, इट्स लाइक अ बॉल। एक पतीला जो रहता है, पतीले में हम कितनी सारी चीजें डालते हैं, भर के रखते हैं, वैसे ही हमारा जो हिप बोन है, जो पेल्विक बोन एक पतीले जैसा है। उसके वो पतीले के हमने एब्डोमेन के सारे ऑर्गन्स इसमें है। क्या क्या है, ब्लैडर, यूट्रस लेडीज में, हमारा रेक्टम है, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें है ना। तो वहां का जो एक पूरा ये मसल है जुड़ा हुआ, वो मसल कभी कभी ड्यू टू प्रेगनेंसी, ड्यू टू ओबेसिटी या कुछ तो ऐसे रीजन की वजह से गैस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता होगा, तो वेट कंटिन्यूसली उसके ऊपर आता रहता है। तो वो जो मसल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ये उसको कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि कभी खांसी आई या छींक आई तो यूरिन के ड्रॉप निकल आते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये जो मसल जो है उसको स्ट्रॉन्ग इलास्टिक बनाना, इलास्टिसिटी उसकी बढ़ानी है। तो उसके लिए कीगल एक्सरसाइज, कि आपको एनस को कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, दबाना है। जैसे हमें बहुत जोरों से मोशन लगी है और हम अभी नहीं जा सकते हैं, तो हम कैसे बंद करके रखते हैं ना, सिकुड़ के रखते हैं, वी होल्ड। तो वो होल्ड करने के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एंड फिर रिलैक्स करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो बहुत ही जरूरी है। एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल, वेरी वेरी बेनिफिशियल। ऑल प्रॉब्लम जो मैंने योग का आपको एक ये बताया, जो मॉड्यूल दिया है उसमें आप एक अश्विनी मुद्रा भी ऐड कर लेना चाहिए। तो इट्स वेरी हेल्पफुल। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 10-10 राउंड, 10-10 बार करिए, दिन में 2 बार करिए या तो 3 बार करिए, चलेगा। और तो ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, देन प्रोलैप्स, कभी कभी किसी को प्रोलैप्स, यूट्रस जब यूरिन जाने के लिए जाते हैं तब यूट्रस बाहर दिखाई देता है, यूट्रस नीचे आ जाता है, वजाइना के बाहर कभी कभी तो नीचे दिखाई देता है। तो ये जो प्रोलैप्स एंड यूरिनरी ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसमें ये कीगल एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होगी। यस, प्रोलैप्स में भी 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री प्रोलैप्स है, लेकिन योग से हम 1st डिग्री प्रोलैप्स को कभी कभी कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि वो प्रोलैप्स क्यों होता है, वो मसल के लूजनेस की वजह से ही होता है। लेकिन अब एकदम ही मसल एकदम लूज हो गए हैं एंड प्रोलैप्स हुआ है, दैट इज 2nd डिग्री, 3rd डिग्री,
तो उसमें आपको योग हेल्प नहीं करेगा, आपने वो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक जाली बिठा देते हैं, मैश जिसको कहते हैं, एंड वो मसल को ये सी देते हैं, तो नहीं होगा। लेकिन वो ऑपरेशन करवाने के बाद आपको योग बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आपको फर्दर दोबारा ऐसा ना हो। तो इसमें भी आपको विपरीत करणी, सर्वांगासन, वो सब क्रिया, जो सर्वांगासन एंड विपरीत करणी में आप वो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, अश्विनी मुद्रा कर सकते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल। हाँ, तो ये हमारा ये स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया। देन अब मैंने आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हेल्पफुल है। सेकेंड, डाइट मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के लिए। योगा प्रैक्टिसेस बताई, काफी सारे मैंने घरगुती उपचार बताए। और एक लास्ट उपचार, वन एंड अबव ऑल, फॉर द मेनोपॉजल एज और फॉर द मिडिल एज, जो लड़कियों में कैस्टर ऑयल, त्रिफला अगर नहीं लेना है किसी को तो कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक लीजिए। लेकिन कैस्टर ऑयल क्या फायदा करेगा? कैस्टर ऑयल इज द बेस्ट वात शामक, जो एरंडियो बोलते हैं, एरंड तेल वात शामक है, वात को दूर करता है, एक्स्ट्रा वात निकाल देगा, एंड अपान वायु को नॉर्मल करने में कैस्टर ऑयल बहुत हेल्पफुल है। तो 1 चम्मच आप ज्यादा से ज्यादा लीजिए, हफ्ते में 1 बार तो लीजिए ही लीजिए। गर्म पानी के साथ लीजिए, रात को लीजिए या तो सुबह में, जैसे भी आपको ठीक लगे। किसी को चाय के साथ अच्छा लगता है, कोई दूध के साथ, गर्म दूध के साथ लेता है, गर्म चाय के साथ, कैसे भी लीजिए। लेकिन कैस्टर ऑयल आप आदत डालिए, वंस इन अ वीक। तो बहुत अच्छे बेनिफिट हमने हमारे नॉर्मल प्रैक्टिस में पाए हैं। तो अब मुझे जो कहना था वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब क्वेश्चन आंसर सेशन हम ऑलरेडी 6 तो बज गए हैं, लेकिन फटाफट फिर भी हम ले लेंगे। मेनोपॉज में वेगन और पट की चर्बी, पेट की चर्बी, अच्छा पेट की चर्बी बढ़ती है, क्या करें? हाँ, तो जैसे मैंने बताया ना कि जो पेट की चर्बी बढ़ती है मेनोपॉज में, दैट इज ड्यू टू दैट हार्मोन प्रॉब्लम एंड इंसुलिन। आप योगा प्रैक्टिस करिए, जो मैंने बताया आपको सब मॉड्यूल, उससे काफी फायदा होगा। अस्थमा प्रॉब्लम वैसे बहुत तो हाँ, आपने सब भी अच्छे से समझाया, तो आई थिंक सबका क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आ ही गया होगा। अभी आया है ड्राइनेस, वो सब आपने बता ही दिया है, सब पॉइंट आपने कवर कर लिए हैं। तो आई थिंक सेशन हम ओवर करें, क्योंकि टाइम भी 6 बज गया है, टाइम भी है। और आपका नंबर हो या आपको कांटेक्ट करने के लिए आपका नंबर, वो सब हम ग्रुप में सबको दे देंगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो दीपिका बहन से हम डेफिनेटली वो हमको गाइड करेंगी। और बहुत से अच्छा दीपिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आफ्टर 40 का लाइफ फैंटास्टिक कैसे बनाए, वृद्धावस्था में प्रसन्नता कैसे आए, वो बात हमको आपने बहुत अच्छे से दिखाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत धन्यवाद। ड्यूरिंग सेशन पूरे इतने 100 से भी ऊपर पार्टिसिपेंट थे, लेकिन कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये सब योग साधिका ही है। तो ये योग का ही प्रताप है कि योगा से इतने अच्छे से सब रहे। धन्यवाद। ओके, तो आई एम एंडिंग द मीटिंग। हाँ, होस्ट आप मीटिंग एंड कर सकते हैं, और भी पूछना है तो ग्रुप में आप सब है ही है, मेरा नंबर भी मिल जाएगा आपको। एंड अपकमिंग वर्कशॉप जो है हमारी प्री एंड पोस्टनेटल योगा गर्भ संस्कार की वर्कशॉप है, वो भी मैं मैसेज डाल दूंगी, किसी को अगर वो ज्वाइन करना है कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ी मैं 5 मिनट आपको बताऊं कि ये सिर्फ योगा टीचर ही ज्वाइन कर सकता है ऐसा नहीं है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई काफी लोगों ने ऐसा, इवन गायनेकोलॉजिस्ट ऑल्सो डिड दिस कोर्स, गर्भ संस्कार प्री नेटल योगा का। मेरे पास काफी डॉक्टर्स ने, गायनेकोलॉजिस्ट है, आयुर्वेदाचार्य है, फिजियोथेरापिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट,
वो सब ने, योगा टीचर्स ने भी ये कोर्स किया, इवन मदर्स ऑल्सो डिड दिस, सासू माओ ने भी किए हैं कि घर में किसी को एडवाइस अच्छे से कर पाए, ड्यूरिंग प्रेग्नेंट लेडीज ने भी किया है। तो ये जो कोर्स है बहुत अच्छा फायदेकारक है, नॉलेज इज वेरी एक्सेलेंट, इसमें पूरा नॉलेज दिया है हमने, इनफर्टिलिटी से लेके गर्भ संस्कार तक। एंड सेकेंड, ऐसी ही एक मुझे दिल्ली से आरोग्य सेतु से फोन आया था, वो तो आज सुबह ही आया, तो कल उनका जो है उन्होंने भी मेरा लेक्चर रखा है, उसकी डिटेल में आपको दे दूंगी। वो PCOS पे उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दिया है, तो वो थर्सडे को है, तो वो भी आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, ओके, तो हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। वेरी गुड सेशन, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सब एक बार म्यूट होके सब एक बार सब दीपिका जी को हम थैंक यू बोलिए। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you so थैंक much. यू Very नेहा, nice. थैंक यू। So much. Very informative. Thank you so much. Thank you, thank you. Okay, I'm leaving the meeting. Bye bye all. Okay, bye. Bye. Thank you so much. Yeah, very nice.